हेलो एवरीवन, हमारी हिस्ट्री की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। वन लाइनर तो क्या भाई, अब हम डिटेल ही कर रहे हैं एक तरह से, बस इंपॉर्टेंट फैक्ट कर लेते हैं। तो हमारा चल रहा था क्या, महाजनपद। आज हम महाजनपद में क्या स्टार्ट करेंगे, मगध राज्य। तो देखिए, मगध राज्य क्या कारण था भाई जनपदों का आने का। ये सब सारा खेल कब स्टार्ट हुआ था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। जो भारत की आर्थिक संपन्नता और अनेक नगरों का निर्माण भी था। छठी शताब्दी में एक प्रमुख विशेषता भारत की आर्थिक संपन्नता और अनेक नगरों का निर्माण भी था। मगध, कौशल, अवंती और वत्स, ये क्या थे भाई, चार प्रमुख जनपद थे। इसके अतिरिक्त अनेक गणराज्य भी थे, पर इन सब में मगध का इतिहास सबसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 16 महाजनपदों में से सिर्फ यही एक था जो सर्वशक्तिशाली था। चार शक्तिशाली थे, मगध, कौशल, वत्स, अवंती, पर सबसे शक्तिशाली कौन सा रहा भाई, मगध रहा। ठीक है, जैसे ना हमें इसके पढ़ने के बाद क्या क्या पता चलेगा कि मगध का उत्कर्ष और उन्नति कैसे हुई थी, उनकी भौगोलिक और प्राकृतिक संपदा का क्या योगदान था। जैसे मगध के उत्थान में कौन कौन से वंश आए थे, जैसे हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, नद वंश आया, इनकी क्या भूमिका रही है, मगध के शासकों की नीतियाँ, कार्यशैली क्या रही हैं। ठीक है, और मगध के राज्य का पतन कैसे हुआ। तो अब हम ये सारी चीज़ें करेंगे। देखो, प्राकृतिक दृष्टि से ना मगध काफ़ी सुरक्षित था। मगध था कहाँ पे भाई, मान लो ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है, ये वाला है एरिया। ठीक है, यहाँ जो बिहार का एरिया था ना, पहले बिहार का एरिया, ये क्या था भाई, आपका मगध राज्य था। ये क्या था भाई, मगध था। ठीक है, ये बिहार का जो एरिया था ये क्या था भाई, मगध था आपके इंडिया में। जहाँ पे आज ओडिशा और आपका ये वाला एरिया ना, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का, थोड़ा सा बिहार का, ये पहले क्या था भाई, मगध एरिया था। ये एरिया कौन सा था भाई, यही तो एरिया था आपका मगध एरिया। कौन सा एरिया था ये भाई, मगध एरिया। जैसे ना जो मगध एरिया था ना, ये काफ़ी प्राकृतिक रूप से ना काफ़ी सुरक्षित था। इसकी पहली राजधानी कौन सी थी भाई, गिरिव्रज या राजगृह, जिसको हम गिरिव्रज या राजगृह कहते हैं। जो गिरिव्रज और राजगृह था ना, इसके चारों ओर ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस पर है ना आसानी से कोई दुश्मन इतने जल्दी आक्रमण नहीं कर पाता था। बाद की राजधानी क्या बनी थी भाई, पाटलिपुत्र बनी थी, जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसी हुई थी। इसके भी इर्द गिर्द अन्य नदियां थी, तो वहां से भी भारी आक्रमण का खतरा नहीं था। जो राजगृह और गिरिव्रज है वो तो पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और जो इनकी बाद की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो नदियों से घिरी हुई थी। तो बाहरी आक्रमण का इनके ऊपर कोई ऐसा खतरा होता ही नहीं था। फिर जो इनमें ना खनिज पदार्थों की बहुत प्रचुरता थी। इस एरिया में सबसे ज़्यादा खनिज मात्रा था। आपको अभी भी पता है, जो उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार का नीचे वाला पोर्शन है, साउदर्न पोर्शन है, वहाँ पे अभी भी कितने खनिज पदार्थ मिलते हैं। मगध में खनिज पदार्थों की प्रचुरता थी। यहाँ लोहा मिलता था जिससे शुद्ध हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, यह सुविधा अन्य राज्यों में नहीं थी। ये सुविधा सिर्फ किस में थी भाई, कहाँ मिलता था लोहा, मगध एरिया में मिलता था। लोहे की खानें पूर्वी मध्य प्रदेश में भी थी। जो अवंती की राजधानी उज्जैन के निकट थी, थोड़ी सी कहाँ थी भाई, मध्य प्रदेश में, जहाँ आपका यहाँ पे अवंती था ना। अवंती कहाँ पर है भाई आपका, साउथ का एक ही महाजनपद था, कल हमने किया था। यहाँ ये कौन सा था भाई, अवंती एरिया, जहाँ आपके महिष्मती और ये वाली चीज़ें थी। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको लोहे के अवशेष मिले हैं। फिर इनकी जो भौतिक समृद्धि थी भाई, ये अत्यंत उर्वर, जो इनकी भूमि थी काफ़ी उर्वरा थी, और उद्योग धंधे भी यहाँ पे विकसित थे। पर यहाँ पे फिर क्या हुआ था, राजाओं ने इस भौतिक संपत्ति का ना लाभ उठाया। समृद्ध थे तो इस चीज़ का लाभ उठाया उन्होंने ना, कृषकों और व्यापारियों से टैक्स वसूलने लगे थे, यानी कि कर वसूलने लगे थे, जिसका उपयोग कर करके इन्होंने क्या कि बहुत बड़ी सेना को इकट्ठा कर लिया था, यानी कि खड़ा कर लिया था। फिर है ना 5वीं शताब्दी में मगध की राजधानी क्या हुई भाई, पाटलिपुत्र थी। 5वीं शताब्दी में मगध की राजधानी क्या थी भाई, पाटलिपुत्र थी। ये इंट्रोडक्शन मैं आपको क्यों करवा रही हूँ, ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। जब आपको यही नहीं पता होगा कि भाई मगध कैसे बना, कि कौन कौन राजा आए, उनका उदय कैसे हुआ, आप कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन होगे, फिर तो रट्टाफिकेशन होगी।
और रट्टाफिकेशन हमेशा एग्जाम में, ठीक है भाई, रटो, डेट रटो, उनके नाम रटो, ये चीज़ रटो, पर है ना रट्टाफिकेशन आपको आगे तक नहीं ले जा सकती। फिर क्या हुआ भाई, 5वीं शताब्दी में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह गंगा, गंडक और सोन के संगम पर बनी थी। कहाँ कहाँ बनी थी भाई, गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र बनी हुई थी, और आसपास और भी छोटी छोटी नदियां बहती थी, जिसकी वजह से ना पाटलिपुत्र पे कोई भी भारी आक्रमण नहीं हो सकता था। इस वजह से भी मगध की ये समृद्ध था। फिर क्या हुआ भाई, मगध में कैसे कैसे शहरों का उदय हुआ। मगध के राजाओं ने शहरों के उदय और सिक्कों का भी प्रचलन का लाभ उठाया। जैसे उत्तर पूर्व भारत में व्यापार व्यवसाय के कारण नए नए शहरों का उदय हुआ। ठीक है, जैसे उन्होंने ना चुंगी तट पर शुल्क आदि, जैसे आज के दिन हमारे टोल टैक्स नहीं होते, वैसे इन लोगों ने भी ना चुंगी तट कर शुल्क वगैरह सब चीज़ लगाई। सैन्य संगठन अच्छा था भाई इनका। सैन्य संगठन में मगध को विशेष सुविधाएं प्राप्त थी, जैसे इनके लोहे के हथियार थे एक तो, दूसरा भारतीय राज्यों को अश्व और रथ के उपयोग की जानकारी थी। मगध राज्य की जो सेना था उसका एक प्रमुख अंग क्या था भाई, हस्ती सेना था। अपने पड़ोसियों के साथ लड़ने में मगध साम्राज्य ने ही पहल की थी। ठीक है, सबसे पहले किनका प्रयोग किया था, हाथियों का प्रयोग किया था मगध ने अपने पड़ोसी राज्यों से लड़ने के लिए। मगध के पूर्वी भाग में हाथियों की आपूर्ति होती थी। और है ना, ये कहते हैं कि नंद की सेना में ना 6000 हाथी थे, और दुर्गों या किलों की जो ध्वस्त करने में ना हाथी बड़े उपयोगी होते थे। दलदल भूमि और दुर्गम स्थानों पर भी हाथी की सवारी संभव थी। मगध के शासकों का क्या योगदान रहा है भाई, मगध के उत्थान में वहाँ शासकों की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। मगध में एक के बाद एक अनेक शक्तिशाली शासक हुए हैं। जैसे कौन कौन हुए हैं, जैसे मगध साम्राज्य की सबसे मजबूत नींव सबसे पहले किसने रखी, बिंबिसार ने। फिर उनका बेटा था जो अजातशत्रु था। फिर आपका शिशुनाग वंश और महापद्म नंद आगे थे। इन्होंने ना मगध की सीमा का काफ़ी विस्तार किया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं मगध। मगध राज्य में क्या था और कैसे क्या हुआ। हर्यक वंश से पहले ना मगध का इतिहास काफ़ी ऐसे क्लियर नहीं था कि भी क्या चीज़ थी। तो सबसे पहले किसको माना जाता है भाई, हर्यक वंश को माना जाता है। मगध का उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में मिलता है। मगध का उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है भाई, अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में मगध का उल्लेख तो नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता, बल्कि क्या मिलता है, कोटक यानी कि किराट नामक जाति और इसके शासक प्रेमचंद का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है भाई, कोकट यानी कि किराट नामक जाति और उसके एक शासक थे प्रेमचंद, उनका उल्लेख मिलता है। तो इससे ऐसे पहचान की जाती है कि ये मगध के थे। ठीक है, पर ऐसे डायरेक्ट मगध का जिक्र ऋग्वेद में नहीं है, वो किस में मिला आपको, अथर्ववेद में मिला है। मगध और वात्सों का उल्लेख वैदिक साहित्य में उपेक्षा और अवहेलना की दृष्टि से किया गया। ठीक है, जैसे संहिता के वार्ता भाग में ना ब्राह्मण सीमा के बाहर रहने वाला ये बताया गया भी मगध में ना ब्राह्मणवाद नहीं था। ब्राह्मणों को ना भारी रखा जाता था, ब्राह्मणों को खुद से नीचे का दर्जा दिया गया था। क्यों, रीज़न क्या है उस चीज़ का, क्यों अवहेलना की है इन्होंने, क्यों उपेक्षा की है ब्राह्मणों की, क्योंकि जो इनका संस्कार होता था ना वो ब्राह्मण विधि से नहीं होता था। संस्कार होते हैं ना वो इनके ब्राह्मण विधि से नहीं होते थे। और ब्राह्मण सीमा के बाहर रहने का एक और कारण था, जो वार्ते थे, वार्ते को पंचुशली, एक सेकंड रुकना भाई, क्यों ऐसा कहा गया भाई, हम क्या कर रहे थे, हाँ ये कह रहे थे कि भाई मगध में ब्राह्मणवाद को बाहर कर दिया गया था। ऐसा रीज़न क्यों है, क्योंकि भाई वेदों में ना मगध के ब्राह्मण को निम्न श्रेणी का बताया गया है, क्योंकि उनके जो संस्कार थे वो ब्राह्मण विधियों के अनुसार नहीं हुए थे। और वैदिक साहित्य में मगध के इतिहास की स्पष्ट जानकारी हमें वैसे भी नहीं मिलती। और फिर क्या हुआ भाई, बाद में मगध के जो प्राचीन इतिहास की रूपरेखा है वो महाभारत तथा पुराणों में भी देखने को मिलती है। इन ग्रंथों के मुताबिक मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था भाई, बृहदर्थ था। कौन थे भाई, पुराणों के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बृहदर्थ ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। मगध की राजधानी गिरिवर्ज को बनाया गया और बृहदर्थ ने
मगध की नींव रखी। किसने नींव रखी भाई? बृहदर्थ ने। ऐसा बोला जाता है, पुराणों में ये लिखा गया है कि जो मगध राज्य की नींव किन्होंने रखी थी भाई? बृहदर्थ ने इसकी नींव रखी थी। और जो बृहदर्थ थे ये क्या थे भाई? जरासंध के पिता थे। जरासंध के पिता थे। बृहदर्थ के बाद कौन राजा बना था भाई? जरासंध। ये कौन थे? जरासंध के पिता थे। बृहदर्थ के पुत्र का नाम जरासंध था और जो एक प्रतापी राजा था। इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है भाई? महाभारत और पुराण दोनों से मिलता है। अथर्ववेद में मगध का उल्लेख हमें मिलता है। पुराणों के अनुसार जरासंध की मृत्यु के बाद मगध पर किसका शासन आ गया था भाई? किसका आधिपत्य हो गया था? शिशुनाग वंश का हो गया था। किसका आ गया था भाई? शिशुनाग वंश का आ गया था। देखो जो ये जरासंध थे ना, जरासंध को किसने मारा था? बृहदर्थ का पुत्र था जरासंध। ये ना बहुत पराक्रमी शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? जरासंध खुद श्री कृष्ण के हाथों पराजित हो गए और जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। जरासंध की मृत्यु किनके हाथों हुई थी भाई? भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुई थी। जो मगध का वातावरण था अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा स्वतंत्र था, क्योंकि भाई यहाँ पे नारियों का देश माना जाता था। नारियों का देश का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी ब्राह्मण व्यवस्था का कट्टरपंथीपन नहीं था। ठीक है, ब्राह्मण व्यवस्था तो थी ही नहीं, इसलिए ना इसको स्वतंत्र देश माना जाता था। यहाँ के लोगों में प्रसार की प्रवृत्ति, उत्साह और उन राज्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा था। तभी तो ये लोग ज़्यादा तरक्की कर रहे थे जो बहुत दिनों में आर्यों के प्रभाव में थे। ठीक है, यानी कि आर्य क्या थे? टोटल ब्राह्मणवाद था वहाँ पे। इन बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों का एक परिणाम विभिन्न प्रादेशिक और लोकप्रिय भाषाओं का विकास था। जैसे मगध की भाषा क्या रह गई थी भाई? जो संस्कृत थी ना वो सिर्फ श्रेष्ठ बुद्धिजीवी और पुरोहितों की भाषा बन के रह गई थी। धीरे धीरे क्या हुआ भाई? जो मगध के लोग थे ना, इन्होंने ना अपनी भाषा, प्राकृतिक भाषा को इन्होंने लोकप्रिय बना लिया था। कैसी भाषा को बना लिया था भाई? प्राकृत भाषा में। तभी तो ये बोला जाता है कि भाई पाली और मगधी भाषा जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। क्यों दिए थे भाई? जो महात्मा बुद्ध थे वो किन काल में थे? किसके काल में, किसके साम्राज्य में रहते थे भाई? मगध साम्राज्य में ही रहते थे। और उन्होंने मगधी भाषा और पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे और इस समय ही ये विकसित और लोकप्रिय हुए थे। कौन भाई? महात्मा बुद्ध। जैसे ना फिर जैसे मगध का प्रथम राजवंश सबसे कौन सा बोला जाता है? हर्यक वंश, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिशुनाग वंश भी। हर्यक वंश को ही हम क्या बोलते हैं भाई? शिशुनाग वंश भी इन्हीं को बोलते हैं। और जरासंध की मृत्यु किसने की थी भाई? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने की थी। और जरासंध की मृत्यु के बाद जो मगध पर किसका राज आ गया था भाई? शिशुनाग वंश का राज आ गया था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग विवरण मिलता है। जैसे ना पुराणों में ये कहा गया है कि सबसे पहले ना बृहदर्थ वंश का शासन था। इसी वंश का राजा था जरासंध, जिसकी मृत्यु किसने कर दी थी भाई? श्री कृष्ण ने कर दी थी। और जरासंध की मृत्यु के बाद ही क्या हुआ था? जो गिरिवर्ज को अपनी राजधानी किन्होंने बनाया था भाई? बृहदर्थ और जरासंध ने। उसके बाद फिर क्या हुआ भाई? प्रगोत वंश आ गया था। जरासंध की मृत्यु के बाद यहाँ पे कौन सा वंश आ गया था भाई? प्रगोत वंश आ गया था। प्रगोत वंश का अंत किसने किया भाई? शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने फिर अपने वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश स्थापित हो गया था भाई? नंद वंश आ गया था। जैसे फिर ऐसे माना जाता है कि भाई मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है भाई? बिंबिसार को बोला जाता है। किन को बोला जाता है? बिंबिसार को। जो किस कुल के थे? हर्यक कुल के थे, यानी कि शिशुनाग वंश के थे। हर्यक कुल के लोग नागवंश की एक उपशाखा थी। ये बोला जाता है कि है ना बिंबिसार है ना प्रारंभ में, ऐसा बोलते हैं भाई काफ़ी, मतलब जो आपके पुरातात्विक थे भाई, जो आपके इतिहासकार है वो ये बोलते हैं कि बिंबिसार है ना स्टार्टिंग में लिच्छवियों का सेनापति था जो उस समय मगध में शासन करते थे। शूतनिपात में ना वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। कालांतर में मगध का स्वतंत्र शासक बन बैठा बाद में। कौन भाई? बिंबिसार। पर है ना बौद्ध ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा गया। बौद्ध ग्रंथों में ये लिखा गया कि बिंबिसार जब 15 साल के थे ना तो उनके पिता जो उनके पिता थे उन्होंने उसको मगध का राज्य बना दिया था, मगध का राजा बना दिया था। वो कौन थे भाई? दीपवंश।
दीप वंश में बिंबिसार के पिता का नाम क्या मिला है भाई? बोधिस मिलता है। क्या मिलता है? बोधिस, जो राजगृह का शासक था। मत्स्य पुराण में भी उनका नाम क्षेत्रोजस दिया गया। तो ये इस बात का सूचक है भाई, बिंबिसार के पिता स्वयं राजा थे। तो भाई जब बिंबिसार के पिता राजा थे, उन्होंने 15 साल की उम्र में बिंबिसार को राजा बना दिया था, तो फिर वो लिच्छवियों के सेनापति कैसे हो गए? ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे ना इतिहासकारों के बीच में ही उनकी बातों में डिफरेंस है। जैसे ये कहते हैं कि भाई बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों के सेनापति थे, पर बौद्ध ग्रंथ में कुछ और ही लिखा गया है। बिंबिसार 15 वर्ष में भाई मगध के राजा बन गए थे, क्योंकि उनके पिता भी ऐसे राजा थे। ठीक है, ऐसे इनके ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन चल रही है। और जैन साहित्य में भी जैन साहित्य में उसे श्रेविक कहा गया है, यह उसका उपनाम था। ठीक है, बिंबिसार को जैन साहित्य में क्या बोला गया भाई? श्रेविक बोला गया। जैसे अजात शत्रु का नाम क्या था? उपनाम कुणिक था। वैसे ही बिंबिसार का क्या नाम था भाई? श्रेविक था। बिंबिसार ना इनका हर्यक वंश का सबसे महत्वाकांक्षी शासक था। गद्दी पर बैठते उसने अपनी विस्तार नीति निधि अपनाई। सबसे पहले उसने क्या किया भाई? वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चलो अब हम आगे करते हैं, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करेंगे स्टोरी बीच बीच में। बौद्ध साहित्य के अनुसार शिशुनाग वंश का कोई अस्तित्व नहीं है और उसकी जगह हर्यक वंश की स्थापना हुई। पर इनसे पहले एक जरासंध की मृत्यु के बाद कौन आया था? प्रघोत वंश आया था। प्रघोत वंश को किसने खत्म किया? शिशुनाग वंश को। पर बौद्ध साहित्य में ये बोला गया कि भाई शिशुनाग वंश कोई था ही नहीं, शिशुनाग वंश को ही हर्यक वंश बोलते हैं, यानी कि हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। क्योंकि जब भगवान महात्मा बुद्ध थे, जो धर्म प्रचार करने के लिए उन्होंने मगध की यात्रा की ना, तब वहाँ पे कोई भी शिशुनाग वंश का राजा नहीं था। वहाँ पे कौन सा राजा था? हर्यक वंश था। और वहाँ पे राजा कौन था? बिंबिसार था। मगध एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था, जो अब पूर्वोत्तर भारत के पश्चिमी मध्य बिहार राज्य में स्थित। आपको बताया था ना, कहाँ? यहाँ था मगध। 6वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच इसने इतने बड़े राज्य और साम्राज्यों की नींव रखी। समय के साथ मगध साम्राज्य के 3 राजवंशों का शासन रहा। किन किन का भाई? हर्यक राजवंश का, शिशुनाग राजवंश का और नंद राजवंश का। ऐसा माना जाता है कि मगध 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा था, कि लगभग ये 300 साल तक इन्होंने शासन किया था। 250 प्लस तो है ही है भाई। 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक 4 महाजनपद, कौन कौन से? मगध, कौशल, अवंती और वत्सता के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। लेकिन लास्ट में क्या हुआ भाई? मगध विजयी रहा और उसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य बनके उभरा। मगध आधुनिक बिहार में स्थित है। मगध में खनिज पदार्थों की प्रचुरता थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोहा मिलता था, जिससे क्या होता था भाई? शुद्ध हथियार बनाए जाते थे। और यह सुविधा अन्य राज्यों को भी प्राप्त नहीं थी। यहाँ की भूमि काफी उर्वरा थी और उद्योग धंधे काफी विकसित थे। 5वीं शताब्दी में क्या हुआ था भाई? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर बसी हुई थी। मगध साम्राज्य की नींव बिंबिसार और अजात शत्रु जैसे महान सेना नायकों और नीति निपुण शासकों ने डाली थी। बाद में कौन कौन आगे थे भाई? शिशुनाग और महापद्म नंद भी आगे थे, जिन्होंने मगध की सीमा में विस्तार किया। वेदों में मगध के ब्राह्मणों को निम्न श्रेणी का माना गया, क्योंकि उनके संस्कार ब्राह्मण विधियों से नहीं हुए थे। बृहदर्थ का पुत्र जो जरासंध था, वो एक पराक्रमी राजा था। उसने अनेक राजाओं को पराजित किया, लेकिन अंत में श्री कृष्ण के हाथों वो पराजित होकर उनको मरना पड़ा या उनको मारना पड़ा। श्री कृष्ण ने इनको मारा था। मगध में संस्कृत भाषा की जगह किसने ले ली थी भाई? प्राकृत भाषा लोकप्रिय हो गई थी। इसी कारण पाली और मागधी भाषा, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। पुराणों के अनुसार बृहदर्थ वंश आएगा भाई। ये वंश क्या लिख रखा है? बृहदर्थ वंश के बाद मगध पर कौन सा वंश आ गया था? प्रघोत वंश का शासन स्थापित हुआ। प्रघोत वंश का अंत करके शिशुनाग ने अपने वंश की स्थापना की। पर है ना, बौद्ध धर्म में तो ये लिखा गया है भी शिशुनाग वंश तो था ही नहीं। जब वो प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे, तो वहां पे कौन सा वंश था भाई? हर्यक वंश था। और वहां पे राजा कौन थे?
बिंबिसार थे। तो ऐसे इन पे कॉन्ट्राडिक्शन बनी हुई है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है भाई? बिंबिसार को माना जाता है, जो महत्वपूर्ण इनके वास्तविक संस्थापक थे। वह कौन से कुल के थे भाई? हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश के लोग नाग वंश की एक उपशाखा थे। ऐसा बोला जाता है कि भाई हर्यक कुल था वो नागवंश की एक उपशाखा था। बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छियों का सेनापति था, जो उस समय मगध में शासन करते थे। इस बात पे कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों भाई? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इसमें यह बोला गया कि बिंबिसार को उसके पिता ने, देववंश थे जो, उन्होंने 15 साल की उम्र में राजा घोषित कर दिया था। तो भाई राजा घोषित कर दिया था तो यहाँ से तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगी कि भाई फिर वो लिच्छियों के सेनापति कैसे बन गए? ठीक है, जैसे दीप वंश में बिंबिसार के पिता का नाम क्या बोला गया भाई? बोधित बोला गया, जो राजगृह का एक शासक था। तो इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि बिंबिसार लिच्छवियों का सेनापति था। जैन साहित्य में उसे क्या बोला गया है? श्रेविक बोला गया। किसको बोला गया है भाई? बिंबिसार को क्या नाम बोला गया भाई? बिंबिसार का श्रेविक बोला गया। जैसे अजात शत्रु का कुनिक नहीं, कुणिक। अजात शत्रु का नाम क्या था भाई? कुणिक। उपनाम। बिंबिसार ने अपने समय में प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इन्होंने क्या किया था भाई? विस्तारवादी नीति अपनाई थी। विस्तारवादी नीति में इनको सबसे सुलभ क्या चीज लगी भाई? अन्य राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाए। भाई जिनके जमाई बन जाएंगे फिर उनको मारेंगे थोड़ी, अपनी लड़की को कौन विधवा करेगा? ठीक है। सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया भाई? सबसे पहले उन्होंने ना लिच्छवी गणराज्य की शासक जो चेटक थे ना, उनकी पुत्री थी छलना, जिसको हम चेलना भी कह देते हैं, उनके साथ विवाह किया और मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। क्यों? क्योंकि वैशाली व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। इसकी जो दक्षिण सीमा थी वो गंगा नदी से बहती थी और उसके जरिए ना कुछ सीमा तक पूर्वी भारत के जलीय व्यापार को नियंत्रित किए हुए था। इस वैवाहिक संबंध ने परोक्ष रूप से मगध के आर्थिक विकास में भी योगदान दिया। विनय पिटक में ये लिखा गया कि लिच्छवी लोग ना रात को मगध की राजधानी में आते थे उत्तर की साइड से और आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे। लेकिन जैसे ही लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री का विवाह, चेलना का विवाह बिंबिसार से हुआ तो ये चीज़ भी खत्म हो गई। ठीक है, यानी कि मगध राज्य समृद्ध हो गया। समृद्ध क्या भाई? लूटपाट खत्म हो गई थी। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ भी विवाह किया, यानी कौशल साम्राज्य की जो राजा थे प्रसेनजीत, उनकी बहन महाकौशला के साथ भी विवाह किया। इस विवाह में उनको क्या मिलता है भाई? एक तो कौशल नरेश के साथ मैत्री संबंध स्थापित हो गए, दूसरा इनको दहेज के रूप में कांसी का प्रांत, जो काशी है, काशी प्रांत इनको मिल जाता है, यानी कि उसका कुछ भाग मिल जाता है काशी का। इस संबंध में उसने मद्र देश यानी कि कुरुन के समीप वत्स की ओर भी मगध को सुरक्षित बना लिया, क्योंकि कौशल और वत्स परस्पर मिले हुए थे। इसके बाद उन्होंने मद्र देश की राजकुमारी श्रेमा से भी विवाह कर लिया। ऐसे ऐसे ना ये बोला जाता है कि इन्होंने ना 500 रानियों का उल्लेख मिलता है इनके। अन्य राजवंशों के साथ उनके वैवाहिक संबंध स्थापित किए, क्योंकि महावंशों में उनकी बिंबिसार की कितनी रानियों का जिक्र मिलता है भाई? 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। जैसे अवंती के शक्तिशाली राजा प्रघोत के साथ भी उन्होंने मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे। क्या हुआ था भाई? एक बार अवंती के जो राजा थे, कौन थे भाई राजा? अवंती के जो राजा थे, राजा प्रघोत, उनके ना एक बार पांडु रोग हो गया था। तो बिंबिसार के एक राजवैद्य थे जिनका नाम था जीवक, उनको इनके इलाज के लिए भेजा था। किनके इलाज के लिए भेजा था? अवंती के राजा प्रघोत के इलाज के लिए। किसने उन्हें भेजा था भाई? बिंबिसार ने। फिर इन्होंने ना अवंती के साथ भी क्या कर लिया था भाई? अपना मैत्री संबंध स्थापित कर लिया था। ठीक है, ऐसे ऐसे ये साउथ में भी अपनी चीजें करने लगे थे। इस प्रकार उनके कूटनीतिज्ञ तथा वैवाहिक संबंधों से क्या हो गया था भाई? बहुत बड़ा एरिया इनका बन गया था, सुरक्षित हो गया था। पर जैसे ये विवाह, इन्होंने सोचा ना भाई विवाह तो बहुत कर लिए, अब हम अपना विजय कार्य आरंभ कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने समृद्ध कर लिया अपना राज्य। ठीक है, जैसे चलो भाई करते हैं। प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इन्होंने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना या छलना, दो नाम है इनके, चेलना या छेलना, के साथ विवाह किया, जैसे वैशाली का व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र बना। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध इन्होंने कौशल राज्य में स्थापित किया, जिसमें दहेज में इनको क्या मिली थी भाई?
काशी मिली थी। कौशल राज्य के जो राजा थे कौन थे भाई उस टाइम? प्रसेनजीत थे। ठीक है, प्रसेनजीत की बहन के साथ इन्होंने शादी की थी। अवंती के राजा प्रघोत के साथ भी बिंबिसार ने मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे। जब राजा प्रघोत पांडु रोग से ग्रसित था तब बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार ने अपने पड़ोसी राज्य अंग को जीत जैसे ही फिर क्या किया भाई, शादियों से छीक लिए थे। इनके 500 रानियों का उल्लेख हमें मिलता है। उसके बाद है ना ये बोले कि मगध वैसे तो समृद्ध हो गया भाई, चारों तरफ से सेफ हो गया भाई, मैं सबका जमाई बन गया तो मैं चारों तरफ से सेफ हो गया। फिर इन्होंने कहा कि अब मैं विजय यात्रा शुरू करता हूं। फिर उन्होंने सबसे पहले किसको जीता भाई? अंगराज्य को जीता। किसको जीता भाई? अंगराज्य को जीता। सबसे पहले इन्होंने किस राज्य को जीता? अंग को जीता और अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार के पहले से ही मगध और अंग के बीच में बहुत टाइम से शत्रुता चल रही थी। एक बार अंग के शासक जो ब्रह्मदत्त थे उन्होंने बिंबिसार के पिता को युद्ध में पराजित कर दिया था। और ये सब हमें किससे मिलता है भाई? विदुर पंडित जातक से पता चलता है कि मगध की राजधानी राजगृह पर अंग का अधिकार हो गया था। किसके टाइम पे? बिंबिसार के पिता के टाइम पे। फिर भाई बिंबिसार जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए अंग को विजय करना अनिवार्य हो गया था। उन्होंने अंग पर सबसे पहले आक्रमण किया और वहां के राजा ब्रह्मदत्त को मारा। और फिर वहीं से बिंबिसार ने अपना बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु उसको इन्होंने उपराजा बना दिया। और फिर भाई लास्ट में क्या हुआ था? अजातशत्रु ने अपने पिता को ही मार दिया था बिंबिसार को सिंहासन के लिए। ठीक है, और है ना ऐसे ऐसे इनका राज्य विस्तार कब तक चलता रहा भाई? हर्यक वंश का, जब अशोक द्वारा कलिंग विजय के बाद तलवार रख दी। कलिंग विजय के बाद अशोक ने क्या किया था? धम का विस्तार किया था ना। उसके बाद क्या हुआ था भाई? मगध राज्य के ऊपर मगध राज्य ने ना तब तक संपूर्ण बिहार पर अधिकार कर लिया था, लेकिन जैसे ही कलिंग विजय हुई उसके बाद अशोक ने अपनी तलवार रख दी और अंग के मगध में मिल जाने पर मगध की सीमा अत्यधिक विस्तृत हो गई थी। ठीक है, चलो भाई करें, अब काफी आपको बता दिया है। इसमें कौन से राजा मारे गए थे भाई? ब्रह्मदत्त मारे गए थे। इस विजय के बाद बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को क्या बना दिया था? उपराजा बना दिया था। फिर ये विजय विस्तार मगध का अशोक कलिंग विजय के बाद तलवार रखने के बाद समाप्त हुआ था। यानी कि फिर मगध का विस्तार कैसे होता गया? आक्रमणों से। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को सबसे पहले कहाँ का राजा बनाया? यानी कि उपराजा बनाया, चंपा का। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र और संरक्षण भी थे। बिंबिसार के बाद उनका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बना था, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया था सिंहासन के लिए। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था भाई? अजातशत्रु से। और प्रसेनजीत की बहन की शादी किससे हुई थी भाई? बिंबिसार से। प्रसेनजीत ने फिर अपनी बेटी की शादी किससे कर दी थी? अजातशत्रु से। क्या आप इन रिश्तों को समझ पा रहे हो? यानी कि एक तरह से प्रसेनजीत की बहन बिंबिसार की बीवी और प्रसेनजीत की बेटी बिंबिसार के पुत्र की बहू। क्या हो गए भाई? भाई बहन हो गए ये तो एक तरह से। समाज की तो अब मैं कुछ कह दूंगी उल्टा सीधा, छोड़ दो। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और पुनः काशी को अपने प्रांत मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन ग्रहण किया था। वज्जियों के संभावित आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम पाटलिग्राम यानी कि जो आपका पाटलिपुत्र है उसको उसमें एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्यों भाई? क्योंकि पाटलिपुत्र ना गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर थी और इनकी जो ट्रिब्यूटरी थी ये यहाँ से पाटलिपुत्र काफी सुरक्षित हो गया था। बाहरी आक्रमण हो ही नहीं पाते थे इन नदियों की वजह से। ठीक है, अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर भी आक्रमण कर दिया था। अजातशत्रु के मामार भी थे भाई लिच्छवी, क्योंकि बिंबिसार ने लिच्छवियों सबसे पहला विवाह किससे किया था? लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी पुत्री से किया था। अजातशत्रु ने अपने नाना और पे भी आक्रमण कर दिया और उनको पराजित करके उनके भूभाग को मगध में मिला लिया। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध को क्या मिला था भाई? महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जहां महात्मा बुद्ध
के महापरिनिर्वाण के बाद जो उनके अवशेष थे, अजातशत्रु ने क्या किया था भाई, उनके अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करवा दिया था। अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था भाई? सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था भाई? अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। 32 साल तक शासन करने के बाद अजातशत्रु को उसके बेटे उद्दीन ने ही मार दिया था। पता चला, अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा, उद्दीन ने अपने बाप को मारा। जो अजातशत्रु थे इनका नाम क्या था भाई? अजातशत्रु का उपनाम क्या था भाई? कुणिक नाम था। क्या नाम था? कुणिक नाम था। अजातशत्रु ने ना कम से कम 492 से लेके 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। कब से? 492 से 460 ईस्वी तक। इसने कौशल के समय मगध में संघर्ष छिड़ गया था। बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चलता है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद जो उनकी पत्नी थी कौशला देवी, वो भी दुख में होकर मृत्यु हो गई थी उनकी। और प्रसन्नजीत को इस घटना से बड़ा कुद्र हुआ और उसने काशी पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। यही कौशल तथा मगध के बीच संघर्ष का कारण बन गया था। क्यों? क्योंकि भाई जब कौशल की बहन इस चीज से मर गई थी, प्रसन्नजीत की बहन मर गई थी इस दुख से कि भाई अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। तो प्रसन्नजीत कौन थे भाई? अजातशत्रु के मामा थे। उन्होंने फिर अजातशत्रु पर हमला कर दिया था और काशी अपने कब्जे में ले ली थी। लेकिन फिर क्या हुआ? पहले युद्ध में ना प्रसन्नजीत पराजित हो गया और भागकर कहाँ उन्होंने शरण ले ली थी भाई? श्रावस्ती में शरण ले ली थी। दूसरी बार में अजातशत्रु पराजित हुआ। फिर अजातशत्रु को प्रसन्नजीत ने बंदी बना लिया। बाद में ना दोनों नरेशों के बीच संधि हो गई, जिसमें प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किससे कर दिया था भाई? अजातशत्रु से कर दिया था, अपने ही भांजे से कर दिया था। और पुनः काशी को क्या दे दिया था भाई? अजातशत्रु को दे दिया था। ऐसा लगता है कि अजातशत्रु के समय काशी का प्रांत अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया हो। ठीक है भाई, आगे का करेंगे हम कल। तो ये था भाई आपका इम्पोर्टेंट मगध राज्य। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे कल भाई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।